हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आप सबका आज का दिन बहुत ही शानदार हो एंड आपकी लाइफ में जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट आपने सेट किए हैं, उनके लिए आप प्रॉपर तरीके से हार्डवर्क और मेहनत कर रहे हो। आज 19 मार्च के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड सोशल वर्क डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन सोशल वर्क को लेकर दुनिया भर में अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई जाती है। सोशल वर्कर्स जो हमारी सोसाइटी के लिए साल भर काम करते हैं, उनके योगदान और भूमिका के लिए आज के दिन उनको सम्मानित किया जाता है। आई नो कि आपका भी कई बार मन करता होगा सोशल वर्क करने का। मनी एक ऐसा फैक्टर होता है जो कई बार हमें सोशल वर्क करने से रोक देता है। नो डाउट कि सोशल वर्क पैसे वाले लोगों के लिए काफी आसान होता है, लेकिन हमारे और आपके जैसे आम लोग भी बिना पैसे खर्च किए सोशल वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर देखते हैं कि चाइल्ड लेबर हो रही है तो पास के पुलिस स्टेशन में वर्बल कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन 1098 हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपने पुराने कपड़ों को अनाथ आश्रम में जाकर डोनेट कर सकते हैं। गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशंस दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन के खिलाफ आवाज उठा सकते हो और ऐसे कई सारे काम कर सकते हैं जो कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए होते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की लास्ट अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मिस नहीं करना। सबसे पहली अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। जैसे जैसे दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसी स्पीड में आर्म्ड फोर्सेस को भी उन सारी टेक्नोलॉजीज को अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई है और साथ में 6G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डिफेंस में यूज के ऊपर भी काफी रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे में इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और 6G कम्युनिकेशंस को लेकर एक नई यूनिट रेज की है। इस यूनिट का नाम रखा गया है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्शन ग्रुप, यानी कि स्टीग। इस नई यूनिट का काम होगा इस बात की रिसर्च करना कि 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डिफेंस और मिलिट्री में कैसे यूज किया जा सकता है, डे टू डे ऑपरेशंस या फिर युद्ध में इनका कैसे फायदा उठाया जा सकता है और इनको यूज करके कौन कौन से नए हथियार डेवलप किए जा सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल इंडियन नेवी ने अपने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को फॉर्मल प्रपोजल सबमिट कर दिया है, यानी आधिकारिक तौर पर भारत की नेवी ने रक्षा मंत्रालय को अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट भेज दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन नेवी के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं। पिछले साल भारत ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर NS विक्रांत को कमीशन किया था और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टार्टिंग में NS विक्रांत की कॉस्ट का एस्टिमेट था $3 बिलियन, लेकिन उसके कंप्लीट होते होते $5 बिलियन का खर्च कमीशन होने तक उसके ऊपर आ चुका था। ऐसे में अगर आज एक एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर प्लेस भी किया जाता है तो कम से कम भी $5 बिलियन का तो खर्च आएगा ही, जो कि सी ट्रायल्स की स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कुछ सालों के बाद 7 से 8 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ सकता है। चाइना के पास आज की डेट में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और चाइना तो 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स साल 2035 तक अपनी नेवी में कमीशन करने वाला है, जिसका मतलब है कि साल 2035 तक चाइना के पास टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। फाइनल कॉल तो खैर भारत के रक्षा मंत्रालय को लेनी है, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या इंडियन नेवी के लिए 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रपोजल मोदी सरकार को अप्रूव करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की तीसरी अपडेट आ रही है यूएस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर। पिछले कल 18 मार्च को भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रियम्फ मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत हो गई है। ये एक तरह की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों की तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबके ट्रूप्स हिस्सा लेते हैं। ये एक्सरसाइज भारत के विशाखापट्टनम में अगले 14 दिनों तक चलेगी, यानी 31 मार्च को खत्म होगी। भारत की तरफ से इसमें इंडियन नेवी के शिप्स, ऑनबोर्ड नेवी हेलीकॉप्टर्स, लैंडिंग क्राफ्ट, इंडियन नेवी के प्लेन्स, इंडियन आर्मी के पर्सनल्स, आर्मी व्हीकल्स, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, रैपिड एक्शन मेडिकल टीम, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। अमेरिका को रिप्रेजेंट करने यूएस नेवी के शिप्स, यूएस मरीन कॉर्प्स और यूएस आर्मी के ट्रूप्स हिस्सा लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं। इस एक्सरसाइज की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन्होंने भारत के साथ मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की शुरुआत की थी। रिमोआ, कॉमकासा और पैका जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट्स को भी साइन किया था, जो कि जो बाइडेन के टेन्योर में बिल्कुल देखने को नहीं मिला। इसलिए आई होप कि डोनाल्ड ट्रंप इस साल होने वाले इलेक्शंस में फिर से जीते और भारत के साथ टाइज को और भी मजबूत करे। आज की चौथी अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। दरअसल ब्रिटेन में डॉक्टर्स की हैवी शॉर्टेज हो गई है, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने भारत का रुख किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के अंडर आने वाली नेशनल हेल्थ सर्विस फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भारत से 2000 डॉक्टर्स को हायर करके ब्रिटेन ले जाएगी। उन्हें वहां पर 6 महीने से 12 महीने के बीच का एक शॉर्ट कोर्स करवाकर उनकी प्लेसमेंट की जाएगी। उनको स्टार्टिंग में इजी टर्म्स के ऊपर वर्क वीजा ऑफर किया जाएगा और आने वाले सालों में ब्रिटेन की इजी नेशनैलिटी का भी प्रोविजन किया जा सकता है। भारत के डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ पूरी दुनिया में अपनी इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे भारत में डॉक्टर्स की शॉर्टेज होगी, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि भारत में हर साल 1,10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स डॉक्टर की डिग्री हासिल करते हैं।
भारत में हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है। आज की 5वीं अपडेट अफ्रीकन देश गाम्बिया से आ रही है, जहाँ पर पिछले साल मेड इन इंडिया कफ सिरप पीने से कई सारे बच्चों की जान चली गई थी। दरअसल गाम्बिया की मदद करने के लिए भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है और पिछले कल भारत की एम्बेसी ने गाम्बिया की हेल्थ मिनिस्ट्री को 40 की संख्या में हेमोडायलिसिस मशीन और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट ट्रांसफर किया। ये सारी डायलिसिस मशीन्स और मेडिकल इक्विपमेंट गाम्बिया को फ्री ऑफ कॉस्ट भारत की तरफ से मदद के तौर पर दिया गया है। गाम्बिया में किडनी रिलेटेड डिजीजेज के कई सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर अप्रोप्रिएट संख्या में मशीन्स और मेडिकल इक्विपमेंट अभी तक नहीं थे। ऐसे में ये उनके लिए बहुत ही राहत की खबर है। इससे गाम्बिया में भारत का गुडविल तो स्ट्रांग होगा, लेकिन ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत की छवि और भी स्ट्रांग होगी। आज की छठी अपडेट आ रही है बुल्गारिया से। पिछले कल हमने आपको बताया था कि बुल्गारिया की विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने उनके देश के 7 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करने के लिए भारत को थैंक्स बोला है। और उनके बाद कुछ ही घंटे पहले बुल्गारिया के प्रेसिडेंट रुमेन रादेव ने भी एक बयान जारी करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक्स बोलते हुए इंडियन नेवी की बहादुरी की सराहना की है। बुल्गारिया के 7 क्रू मेंबर्स उस शिप के ऊपर 14 दिसंबर से फंसे थे। शायद बुल्गारिया के प्रेसिडेंट को किसी ने बताया होगा कि 40 घंटे तक चला ये ऑपरेशन कितना कॉम्प्लेक्स था, और न सिर्फ इंडियन नेवी बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने भी इस पूरे ऑपरेशन में अपने एसेट्स को डिप्लॉय किया था और भारत के मार्कोस कमांडोज ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। इसलिए बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बाद अब बुल्गारिया के प्रेसिडेंट ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अलग से थैंक्स बोला है। हो सकता है कि आजकल में प्रधानमंत्री मोदी को बुल्गारिया के प्रेसिडेंट से इसी बहाने एक फोन कॉल भी आ जाए। आज की 7वीं अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया था और अब ये कैंपेन बांग्लादेश में काफी तेजी पकड़ रहा है। बांग्लादेश में एक वर्ग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स नाम का कैंपेन चला रहा है। इन सबको बांग्लादेश की ओपोजिशन की पार्टीज सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत की सरकार अपने आर्थिक और सिक्योरिटी के फायदे के लिए शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थन करती है। भारत की मदद से ही शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में कभी गिरती नहीं है और भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में काफी दखल देता है। ये जो बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स नाम का कैंपेन है, इसको बांग्लादेश के कई सारे कट्टरपंथी मौलाना भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे ये पहचान की जाए कि कौन सा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, ताकि उस प्रोडक्ट को ना खरीदा जाए। अब ये हाल हो गया बांग्लादेश के लोगों का। ये पूरी तरह से भूल गए कि अभी 40-50 साल पहले ही भारत ने इनको आजाद करवाया था। आज की 8वीं अपडेट भारत की डिप्लोमेसी से संबंधित है। दरअसल पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इलेक्शन जीतने के लिए बधाई दी और कहा कि भारत और रशिया के बीच जो टाइम टेस्टेड स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको और भी मजबूत किया जाएगा। साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन ओशन रीजन में भारत के एंटी पायरेसी ऑपरेशंस की तारीफ भी की। आज की 9वीं अपडेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। टीटीपी के आतंकियों ने जो पाकिस्तान आर्मी के कैंप के ऊपर हमला किया था, उसका बदला लेने के लिए पिछले कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बॉर्डर एरियाज में कई सारी एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसमें अफगानिस्तान की 5 महिलाएं और 3 बच्चों की जान चली गई। पाकिस्तान ने इन एयर स्ट्राइक्स को लेकर क्लेम किया था कि उन्होंने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर टीटीपी के एक बहुत ही बड़े आतंकी को मार गिराया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस आतंकी ने इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को बता दिया कि वो तो अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान में है, वो पूरी तरह से जिंदा है और सही सलामत है। इसके साथ ही इस फ्रीडम फाइटर ने पाकिस्तान आर्मी को धमकी देते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स में जो निर्दोष महिलाओं और बच्चों की जान ली है, वो उसका बदला भी लेंगे और बहुत ही जल्द पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला करेंगे। इसके साथ ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी एक बयान देकर पाकिस्तान को धमकी दी है और उसके बाद अब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर काफी फायरिंग हो रही है। 10वीं और आज की लास्ट अपडेट आ रही है भारत की टॉप आईटी कंपनी इन्फोसिस को लेकर। दरअसल पिछले कल इन्फोसिस के फाउंडर और मालिक नारायणा मूर्ति ने अपने 4 महीने के पोते के नाम कंपनी के 15 लाख शेयर्स गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर कर दिए। इन्फोसिस के इन 15 लाख शेयर्स की टोटल कीमत आज की डेट में 240 करोड़ रुपीस है। अब इस ट्रांसफर के बाद नारायणा मूर्ति के बेटे का 4 महीने का बेटा यानी कि जो उनका पोता है, वो 240 करोड़ का मालिक हो गया है और इन्फोसिस कंपनी में उसकी 0.04% की हिस्सेदारी आज से ही हो गई है। इसके साथ ही 240 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ के साथ वो भी 4 महीने में ही भारत के टॉप 0.1% अमीर व्यक्तियों की कैटेगरी में आ गया है। न सिर्फ 0.1% बल्कि नारायणा मूर्ति ने अपने 4 महीने के बेटे को 15 लाख शेयर्स ट्रांसफर करके उसको आधिकारिक तौर पर इंडिया का यंगेस्ट मिलियनर बना दिया है, भारत का सबसे यंग करोड़पति। वैसे ये भी सच है कि ये नारायणा मूर्ति का कमाया हुआ पैसा है और वो अपने पैसे के साथ जो मर्जी करें, ये उनका निजी फैसला है। मगर इस ट्रांसफर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर भारत के कई सारे लोग नारायणा मूर्ति से सवाल कर रहे हैं कि कुछ ही महीने पहले तो वो भारत के आम लोगों को हर हफ्ते 70 घंटे काम करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन अपने पोते को फ्री में 240 करोड़ रुपीस का मालिक बना दिया, वो भी 4 महीने की उम्र में ही, बिना उसकी काबिलियत को जाने पर के। खैर, इसके ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर